हम सब पर्यावरण या एनवायरनमेंट शब्द सुनते रहते हैं, है ना? अक्सर ये बात होती है कि भाई माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा, पर इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखते हैं कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, ये आखिर काम कैसे करती है। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि प्रकृति में खाना मतलब कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। उसके बाद जानेंगे कि इस ऊर्जा का कितना हिस्सा असल में आगे जाता है। फिर बात करेंगे कुछ ऐसी अनचाही चीज़ों की जो इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करती हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब पर हमारा यानी इंसानों का क्या असर पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पारिस्थितिकी तंत्र में आपका स्वागत है। चलिए एक बड़ी तस्वीर से जूम इन करके एक छोटी सी दुनिया को समझते हैं। हमारा पर्यावरण सच पूछिए तो एक बहुत बड़े और उलझे हुए जाल जैसा है। इसमें हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक बहुत बड़ी वेल, अपने आसपास की बेजान चीजों से मतलब हवा, पानी और मिट्टी से लगातार जुड़ी हुई है। एक तरह का परमानेंट संवाद चलता रहता है। और जब हम किसी एक खास जगह पर इसी जुड़ाव की बात करते हैं तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सोचिए, एक बगीचा, वहां पौधे हैं, कीड़े हैं, चिड़िया हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और साथ ही ये सब सूरज की रोशनी, मिट्टी और पानी पर भी निर्भर हैं। अरे घर में रखा एक मछली का एक्वेरियम भी तो एक छोटा सा इकोसिस्टम ही है। तो हर इकोसिस्टम के 2 मेन हिस्से होते हैं। एक तरफ है जैविक यानी बायोटिक, मतलब सारी जिंदा चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ है अजैविक यानी एबायोटिक, मतलब बेजान चीजें जैसे तापमान, बारिश, मिट्टी, हवा। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वही किसी भी जगह को, चाहे वो जंगल हो या तालाब, जिंदा रखता है। तो अब जब हम ये समझ गए तो चलिए देखते हैं कि इस इकोसिस्टम में जिंदा रहने का खेल कैसे चलता है। हमारा दूसरा पड़ाव प्रकृति की मौलिक खाद्य श्रृंखला। और सवाल बड़ा सीधा सा है, कौन किसे खाता है? इस खेल की शुरुआत होती है उत्पादकों से। आप इन्हें इकोसिस्टम के शेफ समझ सकते हैं। ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। इन्हें किसी और को खाने की जरूरत ही नहीं है। यही पूरी फूड चेन की नींव हैं, बेस हैं। अब जाहिर है सारे हरे पौधे तो उत्पादक हैं ही, लेकिन ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि कुछ खास तरह के बैक्टीरिया भी ये कमाल कर सकते हैं। वो भी सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी बना लेते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अपनी ऊर्जा दूसरे जीवों को खाकर हासिल करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें उत्पादकों पर या दूसरे उपभोक्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उपभोक्ताओं में भी कई तरह के जीव हैं। जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो हुए शाकाहारी, जैसे बकरी या हिरण। जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं वो हुए मांसाहारी, जैसे शेर। और जो पौधे और जानवर दोनों खा लेते हैं वो सर्वाहारी, जैसे कि हम इंसान। लेकिन जब ये सब मतलब उत्पादक और उपभोक्ता मर जाते हैं तब क्या होता है? तब मैदान में आती है प्रकृति की क्लीनअप टीम। इन्हें कहते हैं अपघटक। ये बैक्टीरिया और फंगस जैसे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये बहुत जरूरी काम करते हैं। और उत्पादक से उपभोक्ता और फिर अपघटक तक का यही जो सिलसिला है, यही खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहलाता है। असल में यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में ऊर्जा का सफर कैसे चलता है और कैसे हर जीव एक दूसरे से एक अनदेखे धागे से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 10% का नियम। हमने ये तो देख लिया कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे तक जाती है, पर सवाल यह है कि क्या पूरी की पूरी ऊर्जा चली जाती है? आखिर ये सारी एनर्जी जाती कहाँ है? इस पूरी कहानी में एक बहुत ही जरूरी नियम काम करता है, वो है 10% का नियम। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे उस खाने से मिली ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ 10% ही अपने शरीर में जमा करने को मिलता है। तो बाकी 90% ऊर्जा कहाँ गई? वो गर्मी के रूप में निकल जाती है या उस जीव की अपनी दौड़ भाग और दूसरी जरूरतों में खर्च हो जाती है। इसी वजह से एक एनर्जी पिरामिड बनता है। मान लीजिए उत्पादकों के पास 100% एनर्जी है, तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी को सिर्फ 10% मिलेगी, और उस शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी को बस 1%, और उसको भी कोई खाए तो सिर्फ 0.1%। हर लेवल पर एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा घटता जाता है, और यही वजह है कि फूड चेन्स ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती।
अब आते हैं चौथे भाग पर, प्रकृति में अवांछित तत्व। लेकिन तब क्या होता है जब इस खाने खिलाने की चेन में कुछ ऐसा घुल जाए जो नहीं घुलना चाहिए, मतलब जहर। यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिसे जैविक आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये तब होता है जब कीटाणुनाशक जैसे खतरनाक केमिकल जो आसानी से खत्म नहीं होते फूड चेन में घुस जाते हैं। ये टूटते नहीं हैं बल्कि हर जीव के शरीर में जमा होते रहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, कीटनाशक का खेतों पर छिड़काव हुआ, वो बहकर पानी में पहुंच गया, उसे पानी के छोटे छोटे पौधों ने सोख लिया, जिन्हें छोटी मछलियों ने खाया, फिर इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया, और हो सकता है उन बड़ी मछलियों को इंसानों ने खाया हो। हर अगले लेवल पर उस केमिकल की मात्रा बढ़ती जाती है, और जो जीव उस फूड चेन में सबसे ऊपर होता है, जैसे कि इंसान, उसके शरीर में उस जहर की मात्रा सबसे ज्यादा जमा हो जाती है। और यहीं से कहानी का रुख हमारी तरफ मुड़ता है। पांचवां और आखिरी भाग, हमारे मानवीय पदचिन्ह और वो कचरा जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। हम रोजाना बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं। इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है बायोडिग्रेडेबल कचरा, मतलब वो जिसे प्रकृति के छोटे छोटे क्लीनर्स यानी अपघटक आसानी से तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, जो आसानी से नहीं गलता और सैकड़ों हजारों साल तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसके उदाहरण बिल्कुल सीधे साधे हैं। सब्जियों के छिलके और कागज बायोडिग्रेडेबल हैं, वो गल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलें, कांच और मेटल के डिब्बे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये छोटा सा फर्क हमारे पर्यावरण पर बहुत बहुत बड़ा असर डालता है। ऐसा ही एक बड़ा असर हमने ओजोन परत पर देखा था। 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि ये परत जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, वो तेजी से पतली हो रही है। इसकी वजह थे CFCs नाम के केमिकल्स, जो फ्रिज और AC जैसी चीजों में इस्तेमाल होते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया के देशों ने मिलकर 1987 में इन केमिकल्स पर रोक लगाने का फैसला किया। ये इस बात का सबूत है कि मिलकर कोशिश करने से बड़ी पर्यावरणीय समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। और ये हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है। हम सब इस सिस्टम का, इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हमारी रोज की आदतें कचरा पैदा करती हैं और पर्यावरण पर अपना निशान छोड़ती हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये हम सबको सोचना है, कि हम अपने पर्यावरण पर छोड़े गए इस पदचिन्ह को, इस फुटप्रिंट को आखिर कम कैसे कर सकते हैं।